हेलो फ्रेंड्स, मैं मुकेश बर्नवाल एक बार फिर से अपने YouTube चैनल में आप सबों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। लास्ट वीडियो में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के अंतर्गत हमने इस बात की जानकारी दी थी कि प्रथम विश्व युद्ध की परिस्थितियों में गांधी जी का हिंदुस्तान आगमन होता है और आने के बाद फिर उन्होंने किस तरह से 3 छोटे छोटे संघर्षों का नेतृत्व किया, सफलता हासिल की। और फिर हमने आपको यह भी जानकारी उस समय दी थी कि गांधी जी के शांतिपूर्ण सहयोग की जो नीति थी वो अंततः असहयोग में कैसे तब्दील हुआ। हमने शुरू में ही उस वीडियो के प्रारंभ में ही इस बात का जिक्र किया था। हालांकि लास्ट जो उसका हुआ था वहां पर इस बात का क्लैरिफिकेशन और स्पष्टीकरण जो है वो नहीं हो सका कि सहयोग की जो नीति थी वो असहयोग में कैसे तब्दील हुआ। आज के इस वीडियो में उस अधूरे पड़े काम को पूरा किया जाएगा। ठीक है, इस वीडियो से हम लोग इस बात को जान पाएंगे कि गांधी जी का जो शांतिपूर्ण सहयोग की जो नीति थी वो असहयोग में क्यों तब्दील हुआ। ठीक है, और फिर अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे असहयोग आंदोलन के बारे में। ठीक है, तो देखिए इस बात को समझने के लिए हमें 2 घटनाओं के बारे में जिक्र करना होगा जो प्रथम विश्व युद्ध के समाप्त होने के बाद हिंदुस्तान की परिस्थितियों में जो है वो घटित हुआ। और वो 2 घटना थी रॉलेट अधिनियम के साथ साथ वहीं पर एक घटना के अंदर ही जो है हम लोग देखेंगे रॉलेट सत्याग्रह के बारे में, और दूसरा हो जाएगा जालियांवाला बाग कांड। ठीक है, रॉलेट अधिनियम के परिणाम स्वरूप जो रॉलेट सत्याग्रह हुआ और दूसरी जो महत्वपूर्ण घटना है वो घटना है जालियांवाला बाग कांड। यहां पर यह समझिएगा कि रॉलेट अधिनियम, ठीक है, वो जो रॉलेट अधिनियम था उस रॉलेट अधिनियम के अंतर्गत बात क्या थी हम लोग इस बात को समझने की कोशिश करेंगे। और वह ब्रिटिश सरकार जिसने भारत में यह कहा था मित्र राष्ट्र के साथ एक कलेक्टिव जो है बयान जारी किया था कि विश्व में लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करना इस विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों के पार्टिसिपेशन का मकसद है, फिर वह क्यों हिंदुस्तान में जालियांवाला बाग जैसे कांड को घटित कराया, या कह सकते हैं कि रॉलेट अधिनियम को पारित कराया। रॉलेट अधिनियम एग्जैक्टली था क्या, उसका इतिहास क्या है, हम लोग इस बात को जानने की कोशिश करेंगे। और इसी के तहत मैं आपको यहां पे बता दूं कि 1915 ईस्वी में क्या हुआ था। जब फर्स्ट वर्ल्ड वार 1914 में स्टार्ट हुआ तो 1915 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार ने डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट पारित किया था। और उस डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट के पारित किए जाने का उद्देश्य उनका क्या था, उसका उद्देश्य यह था कि वास्तव में प्रथम विश्व युद्ध एक जो है वो क्या है कि मित्र राष्ट्र के दृष्टिकोण से एक कठिन युद्ध है और ब्रिटेन भी उसमें इन्वॉल्व है। तो ब्रिटेन के इन्वॉल्वमेंट की वजह से भारत में जो राष्ट्रीय आंदोलनकारी हैं हो सकता है कि इन विषम परिस्थितियों का लाभ उठाकर ब्रिटिश शासन के खिलाफ हिंदुस्तान के अंदर कोई सक्रिय राष्ट्रीय आंदोलन को जन्म दे दे। इसीलिए एहतियातन ब्रिटिश सरकार ने क्या किया था कि उसने डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट पारित कर 1915 ईस्वी में अपने जो यहाँ के शासक थे, यहाँ के जो पुलिस अधिकारी था, उसको जो है ताकतवर बना दिया था, जो किसी भी भारतीय को राजद्रोहात्मक कार्यों में लिप्त रहने के संदेह मात्र पर गिरफ्तार किया जा सकता था। ठीक है, उस समय की परिस्थितियों में भारतीयों ने उसका विरोध भी नहीं किया। और क्यों नहीं किया, क्योंकि भारतीय भी ये सोचते थे कि किसी भी देश की सरकार को इस बात का अधिकार है कि अपनी विषम परिस्थितियों में कोई स्थानीय व्यक्ति उसके खिलाफ कोई जो है कह सकते विद्रोह ना करे, कोई विद्रोह करके उसके सम्मुख कोई गंभीर चुनौतियां उत्पन्न ना करे। इसलिए एहतियातन वो इस तरह का कानून पारित कर सकता है। लेकिन जब 1918 ईस्वी में फर्स्ट वर्ल्ड वार खत्म हो गया, फर्स्ट वर्ल्ड वार समाप्त हो गया, तो ऐसी स्थिति में फिर इस कानून की, इस तरह के कानून की कोई आवश्यकता नहीं थी। लेकिन डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट जो 1915 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार ने हिंदुस्तान की धरती पर लागू किया था, उसका लाभ उसे जो है दिखा। उसे लगा कि नहीं, इसके थ्रू जो है भारतीयों को दबाया जा सकता है, भारतीयों की भावनाओं को, भारतीयों का जो फ्रीडम है उस फ्रीडम को कुचला जा सकता है, अपने खिलाफ होने वाले जो विद्रोह है और जो आंदोलन है उस आंदोलन को बेतरतीब किया जा सकता है, उसको तितर बितर किया जा सकता है, उसको नष्ट किया जा सकता है, उसको समाप्त किया जा सकता है, उसका दमन किया जा सकता है। तो उसके इतने लाभ उसे दिखे, उसने क्या किया, उस डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट को
भारतीय जमीन पर उसे अस्थाई रूप देने के लिए फिर 1917 ईस्वी में क्या होता है कि जस्टिस सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया जाता है और उससे ये जो है कह सकते हैं इस बात की रिक्वेस्ट की जाती है कि आप भारत की परिस्थितियों में डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट को कैसे अस्थायित्व दिया जा सकता है, कैसे स्टेबिलिटी प्रदान की जा सकती है, उसके लिए क्या प्रावधान हो सकते हैं, इस संबंध में अपनी जो है जांच करिए और फिर आप एक रिपोर्ट दीजिए। जस्टिस सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में 1918 ईस्वी में एक रिपोर्ट जो है उस समिति ने प्रस्तुत किया, उसे ही रॉलेट कमेटी का रिपोर्ट कहकर पुकारा जाता है और उसी रॉलेट समिति की रिपोर्ट के आधार पर 18 मार्च 1919 ईस्वी में एक अधिनियम पारित किया जाता है। उसी अधिनियम को रॉलेट अधिनियम कहकर पुकारा जाता है। याद रखिएगा कि रॉलेट समिति ने प्रस्तुत जो रिपोर्ट की थी उसी रिपोर्ट के आधार पर यह अधिनियम पारित हुआ, इसलिए इस अधिनियम को रॉलेट एक्ट कहा जाता है। लेकिन ऐसे इसका मूल नाम था एनार्कियल एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम एक्टिविटीज एक्ट। ठीक है, उसका मूल नाम था एनार्कियल एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम एक्टिविटीज एक्ट, यानी अराजकता या फिर क्रांतिकारी कोई गतिविधि है उसको कंट्रोल करने वाला अधिनियम कहकर इसको पुकारा गया। ठीक है, तो ये एक्ट जो है वो पारित हो गया। अब इस एक्ट की बात क्या थी, इसमें क्या ऐसी बात थी जिसका भारतीयों ने विरोध करने का निर्णय लिया, जिसका गांधी जी ने जो है उस विद्रोह उस अधिनियम को बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील का कानून कहा। मोहम्मद अली जिन्ना ने काला कानून कहकर पुकारा। तो आखिर में ऐसी बात इसमें क्या थी, इसमें क्या ऐसे प्रावधान थे जिसकी वजह से गांधी जी ने या फिर मोहम्मद अली जिन्ना ने इस कानून की सख्त लफ्जों में जो है उसकी आलोचना की। तो वास्तव में क्या था कि इसके अंतर्गत किसी भी भारतीय को राजद्रोहात्मक कार्यों में लिप्त रहने के संदेह मात्र पर गिरफ्तार किया जा सकता था। साथ में एक गुप्त अदालत में कार्रवाई कर उसके खिलाफ अधिकतम 2 वर्षों के लिए कैद की सजा सुनाई जा सकती थी। तीसरी इंपॉर्टेंट बात कि ऐसे अभियुक्तों को, ऐसे तथाकथित भारतीय अभियुक्तों को अपने वकीलों से संपर्क करने की कोई अनुमति नहीं थी। फिर से एक बात समझिएगा कि इसके अंतर्गत क्या था, किसी भी भारतीय को राजद्रोहात्मक कार्यों में लिप्त रहने के संदेह मात्र पर गिरफ्तार कर अधिकतम 2 वर्षों के लिए कैद की सजा सुनाई जा सकती थी और ये सारी कार्रवाइयां एक गुप्त अदालत में होनी थी। ठीक है, साथ में क्या है, तथाकथित अभियुक्तों को अपने वकीलों से संपर्क करने की किसी तरह की कोई अनुमति, कोई इजाजत नहीं थी। अब आप यहां पे सोचिए ये परिस्थितियां क्या है। ये परिस्थितियां एक प्रकार से क्या है कि भारत के जो मानवाधिकार हैं, भारत के जो लोग हैं, एक इंसान के तौर पर, एक भारत के मतलब जो है निवासी के तौर पर उनको जो अधिकार मिलना चाहिए वो अधिकारों से वंचित करने वाला एक प्रकार से अधिनियम था। और आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि अब्दुल अजमल कसाब जो पाकिस्तान का आतंकवादी था, ठीक है, वो जो है 26/11 के जो बंबई आतंकवादी जो हमला था, उस हमले का एकदम साफ तौर पे जो है स्पष्ट प्रमाण था कि वो उसका एक्यूज्ड है और उसको जो है वो क्या कि सजा मिलनी चाहिए। लेकिन फिर भी अब्दुल अजमल कसाब जैसे मतलब आतंकवादी को भी जो है अपना पक्ष रखने के लिए उससे वकील मुहैया कराया गया। यहां तक कि भारत की सरकार ने पाकिस्तान से अपील भी की थी कि अगर वो कोई काउंसलर एक्सेस जो है अगर वो देना चाहते हैं तो वो दे सकते हैं, लेकिन उसने ऐसा करने से इनकार कर दिया। वो उसकी बात, लेकिन भारत की सरकार ने उनसे कहा। और क्यों? क्योंकि वास्तव में क्या होता है कि अगर लॉ के दृष्टिकोण से देखा जाए, अगर जो कह सकते हैं कि कानून, रूल्स ऑफ लॉ की अगर बात करें, तो वास्तव में अगर किसी भी व्यक्ति ने अगर कोई अपराध किया है या नहीं किया है, अदालत में अगर उसका जो है वो क्या है कि उसका केस चल रहा है, तो उसको अपना पक्ष रखने का एक प्रकार से उसको फंडामेंटल राइट्स है, अपनी बात कहने का। आप जो है मतलब कह सकते हैं किसी व्यक्ति को बिना उसके पक्ष को सुने किसी अन्य पक्ष के आधार पर आप उसको सजा नहीं दे सकते हो। ठीक है, तो ये चीज जो है वो क्या है कि अब्दुल अजमल कसाब जैसे आतंकवादी को भी जो है मुहैया कराया गया। लेकिन क्या था, अगर आप समझिए रॉलेट अधिनियम के अंतर्गत कि जो तथाकथित भारतीय अभियुक्त थे उन्हें अपने वकीलों से संपर्क करने की किसी तरह की कोई इजाजत नहीं थी, कोई अनुमति नहीं थी। यह वास्तव में जो है एक प्रकार से बहुत ही दुख की बात थी। और दुख की बात इसलिए थी
क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध की परिस्थितियों में महात्मा गांधी और सारे भारतीयों की बात समझिएगा, ठीक है, वो सर्कमस्टांसेस समझिए कि प्रथम विश्व युद्ध की परिस्थिति में ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों से सलाह मशविरा किए बगैर भारत को उस युद्ध में शामिल कर लिया, एक ऐसे युद्ध में शामिल कर लिया जिस युद्ध से भारत का कोई वास्ता नहीं था। भारत के संसाधनों का इस्तेमाल किया जाने लगा, भारत के ह्यूमन रिसोर्सेज का इस्तेमाल किया जाने लगा, भारत के धन का इस्तेमाल किया जाने लगा। तो कुल मिलाकर भारत का इस्तेमाल एक ऐसे युद्ध के लिए हो रहा था जिस युद्ध से भारत का कोई वास्ता नहीं था। तो ये एक चिंता की बात थी, लेकिन बावजूद इसके हम कह सकते हैं कि महात्मा गांधी ने उन विषम परिस्थितियों में ब्रिटिश सरकार का साथ दिया, यहां तक कि उनके आह्वान पर सारे भारतीयों ने उनका क्या है, ब्रिटिश सरकार का साथ दिया। तो साथ जब आप दोगे ना, ये कहते हैं ना कि आप किसी के मुश्किलों में अगर आप सहयोग देते हो ना, तो आप इस बात की अपेक्षा कम से कम रखते हो एक इंसान होने के नाते कि आपकी मुश्किलों के समय में वो आपको क्या करेगा, हेल्प करेगा, ठीक है। हालांकि इसकी कहीं कोई ये एक नैतिक रूप से गलत हो सकता है कि अगर हम कह सकते हैं कि अगर हम उन मुश्किलों में उसका साथ नहीं दे रहे हैं तो क्या है कि ये नैतिक रूप से गलत हो सकता है, कानूनी तौर पर कोई जुर्म नहीं है, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर हम किसी का सहयोग कर रहे हैं तो हम इस बात की कह सकते हैं अनकॉन्शियस माइंड में हमारे मन में यह बात रहती है कि हमारी मुश्किलों में वो हमारा साथ देगा। और मान लीजिए साथ ना भी दे तो वो मेरा बुरा तो नहीं सोचेगा, हमारे लिए बुरा तो कोई काम नहीं करेगा। और यही सेम चीज यहां पे था कि महात्मा गांधी ने यह सोचकर ब्रिटिश सरकार का साथ दिया था। हमने कल के क्लास में बताया था कि वो साथ इसलिए दिए थे क्योंकि उनको ऐसा लगता था कि मित्र राष्ट्र का घोषित लक्ष्य है विश्व में लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करना। तो हम इन विषम परिस्थितियों में उनको साथ देंगे, ब्रिटिश सरकार को साथ देंगे, तो युद्धोपरांत ब्रिटिश सरकार उन्हीं लोकतांत्रिक मूल्यों को हिंदुस्तान में भी लागू करने की कोशिश करेगा, ठीक है। लेकिन हुआ क्या, ब्रिटिश सरकार ने प्रथम विश्व युद्ध के समापन के पश्चात प्रथम विश्व युद्ध की परिस्थितियों में आपने डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट नामक जो अधिनियम अस्थायी रूप से आपने पारित किया था, उसको अस्थायित्व रूप प्रदान करने के लिए आपने क्या किया, रॉलेट अधिनियम पारित कर दिया। महात्मा गांधी का मन खिन्न उठा, ठीक है। और एक प्रकार से कह सकते हो कि जो उनकी और भारतीयों की जो एक उम्मीद थी कि प्रथम विश्व युद्ध में दिए गए सहयोग के बदले में ब्रिटिश सरकार भारत को कुछ रियायत, कुछ इनाम, कुछ पुरस्कार जो है वो देने वाली है, वास्तव में यह सोचना गलत सिद्ध हुआ। यह सोच पर कह सकते हैं कि तुषारापात हुआ और फिर जो है गांधी जी का जो मन है वो खिन्न उठा और तब उन्होंने इस कानून के खिलाफ या इसके विरुद्ध कहा था, ये बिना अपील, बिना वकील और बिना दलील का कानून है। मोहम्मद अली जिन्ना की बात समझिएगा कि मोहम्मद अली जिन्ना अभी राष्ट्रीयता की भावनाओं से ओतप्रोत थे। लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन का जब हमने वीडियो बनाया था उसमें देखिएगा मोहम्मद अली जिन्ना की भूमिका के संबंध में हमने जो है कुछ बातें बताई थी, आप उसको एक बार फिर से देखिएगा, ठीक है। लेकिन यहां तक की बात हम अभी कह रहे हैं कि 1919 तक मोहम्मद अली जिन्ना अभी राष्ट्रीयता की भावनाओं से ओतप्रोत है और इसलिए जाहिर सी बात है अन्य भारतीयों की तरह मोहम्मद अली जिन्ना की भी मन पर रॉलेट अधिनियम ने उन पर बुरा असर डाला और उसको जो है काला कानून कहकर पुकारा था, ठीक है। महात्मा गांधी ने इससे बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील का कानून कहा, जबकि मोहम्मद अली जिन्ना ने इस कानून को काला कानून कहकर पुकारा था, ठीक है। ये सारी बातें हो गई। गांधी जी क्या करते हैं कि इतना मन उदास हो जाता है कि वो रॉलेट अधिनियम के खिलाफ जो है, रॉलेट अधिनियम के विरुद्ध वो क्या करते हैं, सत्याग्रह करते हैं। उसी को रॉलेट सत्याग्रह कहा जाता है, जो अखिल भारतीय स्तर का पहला सत्याग्रह था। ध्यान रखिएगा कि गांधी जी का जो सत्याग्रह सबसे पहले अगर बात की जाए तो वो साउथ अफ्रीका में हुआ था, लेकिन अगर हिंदुस्तान में सत्याग्रह की बात की जाएगी तो वो चंपारण में। अखिल भारतीय स्तर के सत्याग्रह की बात की जाएगी तो वो रॉलेट अधिनियम के खिलाफ था, क्योंकि चंपारण का जो मुद्दा था ना वो पूरे भारत का मुद्दा नहीं था। तीन कठिया पद्धति पूरे भारत की समस्या नहीं थी, वो चंपारण की समस्या थी। इसलिए चंपारण में जो सत्याग्रह हुआ वो पूरे भारत के स्तर का सत्याग्रह नहीं था, वो सत्याग्रह चंपारण तक ही सीमित था, ठीक है। लेकिन अगर रॉलेट अधिनियम की बात करें तो ये रॉलेट अधिनियम ब्रिटिश सरकार किसी पंजाब के लिए, किसी बंगाल प्रांत के लिए या किसी और प्रांत के लिए
किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं लाया था, बल्कि पूरे भारत के लोगों के लिए था, पूरे भारत के लोगों के खिलाफ था, पूरे भारत के लोगों के विरुद्ध था। इसलिए उसके खिलाफ होने वाला जो सत्याग्रह था वो सत्याग्रह पूरे भारत के स्तर का सत्याग्रह था, उसे ही रॉलेट सत्याग्रह कहकर पुकारा जाता है। ठीक है, तो रॉलेट सत्याग्रह में महात्मा गांधी ने क्या है, अखिल भारतीय स्तर का पहला सत्याग्रह चलाया था। और इस सत्याग्रह का असर जो है पंजाब में बहुत ज्यादा था। पंजाब में लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे थे और पंजाब के वहां पे दो अत्यंत लोकप्रिय नेता थे, डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू। उन दोनों को जो है क्या है कि ब्रिटिश सरकार ने उसी रॉलेट अधिनियम के खिलाफ जो है, उसी रॉलेट अधिनियम के अंतर्गत उनको जो है वो क्या है कि गिरफ्तार कर लिया। और गिरफ्तार करके जैसा कि अधिनियम की बातें जो थी, जो प्रावधान थे, गुप्त अदालत में कार्रवाई कर उनको जो है धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में ले जाकर उन्हें नजरबंद कर दिया गया। उसी का विरोध करने के लिए 13 अप्रैल 1919 को शाम को जो है वहां पर जालियांवाला बाग में एक शांतिपूर्ण विरोध सभा का आयोजन होता है और उसी में आर डायर जाकर गोलियां बरसाता है, जिसकी वजह से सरकारी रिपोर्ट के अनुसार 379 लोग जो है वो शहीद हो जाते हैं, 1200 लोग जो है वो घायल हो जाते हैं। ठीक है, और इस कांड की भयंकर निंदा की गई। विंस्टन चर्चिल ने निंदा की, CF एंड्रूज ने, वेलेंटाइन शिरोल ने किया था। ठीक है, वेलेंटाइन शिरोल जिन्होंने जो है बाल गंगाधर तिलक को और आर्य समाज को भारतीय शांति का जनक कहा था, लेकिन उन्होंने जो है निंदा की। आप सोचिए, विंस्टन चर्चिल जैसा साम्राज्यवादी कट्टरता के लिए बदनाम ब्रिटिश अधिकारी, ब्रिटिश प्रशासक, जो किसी भी सूरत हाल में भारत को ब्रिटिश साम्राज्य के चंगुल से मुक्त करना नहीं चाहता था, उस तक के व्यक्ति ने, उस जैसे व्यक्ति ने भी जो है जालियांवाला बाग कांड की जो है वो निंदा की थी। तो जालियांवाला बाग कांड की, उसके बाद रविन्द्रनाथ टैगोर, सरोजिनी नायडू, हिंदुस्तान में जो मोहम्मद अली जिन्ना, ये सब के सब जो है वो आलोचना तो किया ही किया। तो आलोचना बहुत ज्यादा हुई थी और आलोचना होने की वजह से क्या है कि इस कांड की जांच हेतु ब्रिटिश सरकार के द्वारा हंटर कमेटी का गठन किया जाएगा और कांग्रेस अपने स्तर से इस कांड की जांच हेतु मदन मोहन मालवीय के नेतृत्व में एक समिति का गठन करेंगे, जिसे ही मदन मोहन मालवीय समिति कहकर पुकारा जाता है। ठीक है, तो ये सारी बातें, ये फैक्ट्स है। ठीक है, अब इसके संबंध में जो कह सकते हैं कि जो फैक्चुअल, जो कॉन्सेप्चुअल जो भी बातें हैं वो चीज मैं यहाँ पे लिखा हूं और आप जो है नोट करना चाहेंगे तो नोट जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहली बात हमने लिखा रॉलेट अधिनियम और जालियांवाला बाग कांड। ठीक है, रॉलेट एक्ट एंड जालियांवाला बाग मैसेकर हो गया। तो जो लोग बनाना चाहते हैं नोट्स वाइज तो हेडिंग डालिएगा रॉलेट अधिनियम और जालियांवाला बाग कांड, रॉलेट एक्ट एंड जालियांवाला बाग मैसेकर। ठीक है, जालियांवाला बाग मैसेकर हो जाएगा। इसके बाद अच्छा, जो जिन लोगों को लगता है कि ये फास्ट हम आगे बढ़े, तो फास्ट बढ़ना मजबूरी है, आप पॉज कर लीजिएगा, पॉज कर लीजिएगा तो आपके पास लिखने का वक्त रहेगा। ठीक है, इसके बाद देखिए रॉलेट एक्ट 18 मार्च 1919। ठीक है, इसका मूल नाम जरूर याद रखिएगा, एनार्कियल एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम एक्टिविटीज एक्ट। ठीक है, स्पेलिंग आप समझ रहे होंगे, एनार्कियल, मैं बोल दे रहा हूं, एनार्कियल एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम एक्टिविटीज एक्ट इस अधिनियम का मूल नाम था। 18 मार्च 1919 एनार्कियल एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम एक्टिविटीज एक्ट हो गया। ठीक है, इसके बाद देखिए क्रोनोलॉजी समझिए, जो हमने आपको बताया 1915 ईस्वी में प्रथम विश्व युद्ध की परिस्थितियों में ब्रिटिश सरकार ने क्या किया, डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट पारित किया, भारत रक्षा अधिनियम पारित किया था 1917 ईस्वी में। इसके बाद क्या, 1917 ईस्वी में जब फर्स्ट वर्ल्ड वार समाप्त होने के कगार पर था, जस्टिस सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक सेडिशन कमेटी, एक सेडिशन कमेटी का, सेडिशन मतलब होता है सशस्त्र विद्रोह। ठीक है, सेडिशन कमेटी का गठन किया गया। ठीक है, और चूंकि सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में था इसलिए इस समिति को रॉलेट समिति के नाम से पुकारा गया। ठीक है, इसके बाद देखिए कि रॉलेट कमेटी के जो सदस्य थे, ठीक है, उसमें हमने लिखा अध्यक्ष सिडनी रॉलेट के अतिरिक्त 4 और सदस्य थे रॉलेट कमेटी के। ठीक है, रॉलेट कमेटी, इसमें सिडनी रॉलेट अध्यक्ष थे और उनके अतिरिक्त 4 और सदस्य थे और वो 4 सदस्य है बेसिल स्कॉट। ठीक है, बेसिल स्कॉट जो बंबई का चीफ जस्टिस थे। ठीक है, बेसिल स्कॉट बंबई के चीफ जस्टिस, कुमार स्वामी शास्त्री मद्रास हाई कोर्ट के जज। ठीक है, बेसिल स्कॉट बंबई के चीफ जस्टिस, कुमार स्वामी शास्त्री मद्रास हाई कोर्ट के जज। इसके बाद बर्ने
लार्बेट, ठीक है, बर्ने लार्बेट है, लार्बट है, ठीक है, बर्ने लार्बट, ये सदस्य था उत्तर प्रदेश बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के, ठीक है। उसके बाद प्रभात चंद्र मिश्र, ये कलकत्ता हाई कोर्ट के वकील थे, ठीक है, कलकत्ता हाई कोर्ट के वकील, कलकत्ता हाई कोर्ट के वकील, ठीक है, लिख लिया। जो नहीं लिख पा रहे हैं वो जो है इसको थोड़ा सा पॉज करके अब लिखिए, ठीक है। अब देखिए 1918 ईस्वी में रॉलेट समिति की रिपोर्ट आई और इसी रिपोर्ट के आधार पर 18 मार्च 1919 ईस्वी को रॉलेट अधिनियम पारित हुआ, ठीक है। यह बात हो गई, 1918 ईस्वी में रॉलेट समिति की रिपोर्ट आई, इसी रिपोर्ट के आधार पर 18 मार्च 1919 ईस्वी में रॉलेट अधिनियम आया, ठीक है। रॉलेट अधिनियम की मुख्य बातें, ठीक है, 3 जो बातें हैं बस इतना याद रखिएगा कि 3 बातें इसकी जो थी वो 3 बातें क्या क्या थी, ठीक है, ये समझना है। पहली बात कि किसी भी भारतीय को राजद्रोहात्मक कार्यों में लिप्त रहने के संदेह मात्र पर गिरफ्तार किया जा सकता था, ठीक है। जो सेडिशन कमेटी बताया ना, सेडिशन का मतलब राजद्रोह होता है, ठीक है ना। किसी भी भारतीय को राजद्रोहात्मक कार्यों में लिप्त रहने के संदेह मात्र पर गिरफ्तार किया जा सकता था, ठीक है। दूसरी बात कि उसके विरुद्ध एक अदालत में कार्रवाई कर अधिकतम 2 वर्षों के लिए कैद की सजा सुनाई जा सकती थी, ठीक है, कैद की सजा दी जा सकती थी, कैद की सजा सुनाई जा सकती थी। किसी भी भारतीय को राजद्रोहात्मक कार्यों में लिप्त रहने के संदेह मात्र पर गिरफ्तार किया जा सकता था। दूसरा है उसके विरुद्ध एक गुप्त अदालत में कार्रवाई कर अधिकतम 2 वर्षों के लिए कैद की सजा सुनाई जा सकती थी। तीसरी बात, अभियुक्तों को अपने वकीलों से संपर्क करने की कोई अनुमति नहीं थी। अभियुक्तों को अपने वकीलों से संपर्क करने की कोई अनुमति नहीं थी, कोई इजाजत नहीं थी, कोई अनुमति नहीं थी, ठीक है। इसके बाद देखिए अब इस अधिनियम के खिलाफ किसने क्या कहा, यह मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। महात्मा गांधी रॉलेट अधिनियम के बारे में कहा, यह बिना अपील, बिना वकील और बिना दलील का कानून है, ठीक है। यह बिना अपील, बिना वकील और बिना दलील का कानून है। मोहम्मद अली जिन्ना ने इस अधिनियम को काला कानून कहा। मोहम्मद अली जिन्ना ने इस अधिनियम को काला कानून कहा और यह कहा कि यदि क्रांतिकारी गतिविधि कोई बीमारी है तो यह अधिनियम उसका गलत इलाज। मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा कि इस अधिनियम को काला कानून कहा और यह कहा कि यदि क्रांतिकारी गतिविधि कोई बीमारी है तो यह अधिनियम उसका गलत इलाज। महात्मा गांधी रॉलेट अधिनियम के बारे में कहा, यह बिना अपील, बिना वकील और बिना दलील का कानून है, ठीक है। इसके बाद रॉलेट अधिनियम के विरुद्ध गांधी जी ने क्या चलाया, रॉलेट सत्याग्रह चलाया, हमने आपको बताया। और यह अखिल भारतीय स्तर का पहला सत्याग्रह है, ठीक है। यह अखिल भारतीय स्तर का पहला सत्याग्रह था गांधी जी का, ठीक है। अखिल भारतीय स्तर का पहला सत्याग्रह और किनका था, ये गांधी जी का, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। गांधी जी का। अब देखिए जालियांवाला बाग कांड हो गया, ठीक है। जालियांवाला बाग कांड क्या था, हमने आपको बता दिया कि उस रॉलेट अधिनियम का असर जो है वहां पर रॉलेट सत्याग्रह का पंजाब पर ज्यादा था और वहां पे 10 अप्रैल 1919 ईस्वी को पंजाब के 2 अत्यंत लोकप्रिय नेता की गिरफ्तारी हुई। कौन है, डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू। और किसके अंतर्गत गिरफ्तारी हुई थी, रॉलेट अधिनियम के अंतर्गत। और कहां पे ले जाया गया, धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में नजरबंद कर दिया गया। तो जालियांवाला बाग कांड, जालियांवाला बाग मासेकर 10 अप्रैल 1919 ईस्वी को पंजाब के 2 अत्यंत लोकप्रिय नेता की गिरफ्तारी हुई जिनका नाम था डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू। रॉलेट अधिनियम के अंतर्गत इनको गिरफ्तार किया गया और इन्हें गिरफ्तार करके गुप्त अदालत में कार्रवाई कर धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में नजरबंद कर दिया गया,
ठीक है। इसके बाद देखिए 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जालियांवाला बाग अमृतसर पंजाब में स्थानीय लोगों के द्वारा एक शांतिपूर्ण विरोध सभा का आयोजन हुआ। ठीक है, 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग अमृतसर पंजाब में स्थानीय लोगों के द्वारा एक शांतिपूर्ण विरोध सभा का आयोजन हुआ, जिसे हंसराज नामक व्यक्ति एड्रेस कर रहे थे, हंसराज नामक व्यक्ति संबोधित कर रहे थे। ठीक है, तत्कालीन पंजाब की अगर हम बात करें तो उस समय लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओ डायर और सैन्य जनरल आर डायर थे। ठीक है, जनरल आर डायर थे, सैन्य जनरल आर डायर ने ही गोलियां चलाई थी। ठीक है, ने ही गोलियां चलाई थी और पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओ डायर था। और ध्यान ये रखिएगा कि माइकल ओ डायर ने गोली नहीं चलाई थी, गोली चलाई थी आर डायर ने। ठीक है, माइकल ओ डायर की हत्या 13 मार्च 1940, ध्यान रखिएगा 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग कांड होता है और 21 साल के बाद लगभग 13 मार्च 1940 ईस्वी को उधम सिंह ने जो है वो क्या है कि वहां पर जाकर लंदन के कैक्सटन हॉल में जाकर माइकल ओ डायर की हत्या की थी। जबकि सैन्य जनरल आर डायर की अगर बात करें, गोलियां इसी ने चलाई थी, उसे सेना से हटा दिया गया। ठीक है, उसकी तारीफ भी की गई लेकिन उसे सेना से हटा दिया गया और उसकी जो डेथ हुई 1927 ईस्वी में नेचुरल डेथ हुई, ये ध्यान रखिएगा। और ब्रिस्टले में ही उसे जो है वहीं पर उसे दफनाया गया, वहीं पर समाधि है उस शहर में, उस ब्रिस्टले नामक शहर में जहां पर राजा राम मोहन राय की समाधि बनी हुई है, ये आपको पता होगा। ठीक है, तो ये हो गया 13 मार्च 1940। ठीक है, ये लिख लिया तत्कालीन पंजाब, लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओ डायर, सैन्य जनरल आर डायर, गोलियां इसने चलाई थी। ठीक है, और लेकिन माइकल ओ डायर की हत्या उधम सिंह ने किया था 13 मार्च 1940 ईस्वी को लंदन के कैक्सटन हॉल में, और आर डायर की नेचुरल डेथ हुई थी 1927 ईस्वी में ब्रिटेन में। ठीक है, इसके बाद देखिए, ठीक है, अब इस कांड का जबरदस्त जो है विरोध किया गया। ठीक है, विरोध किया गया। सरकारी रिपोर्ट के अनुसार जो गोलियां बरसाई गई थी, सरकारी रिपोर्ट के अनुसार 379 लोग मारे गए और 1200 के आसपास लोग घायल हुए। आप समझ सकते हैं सरकारी रिपोर्ट में 379 लोग जो है वो शहीद हो गए और 1200 के आसपास लोग जो है वो घायल हुए। अब सरकारी रिपोर्ट में ये है और वो भी अंग्रेजी शासन के दौरान, तो हकीकत में वास्तविकता में कितने लोग शहीद हो गए होंगे इस बात की आप कल्पना कर सकते हो। इस कांड की घनघोर निंदा की गई। ठीक है, वैलेंटाइन शिरॉल, ठीक है, वैलेंटाइन शिरॉल के बारे में बात याद रखिएगा। इन्होंने ही तिलक तथा आर्य समाज को भारतीय अशांति का जनक कहा था। ठीक है, क्यों कहा, ये सब बहुत बड़ा सवाल है इसका। ठीक है ना, इसका बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, वो बाद की बात है, बाद में बताया जाएगा। ठीक है, जब फिलहाल यहाँ पे ये टॉपिक नहीं है। तो वैलेंटाइन शिरॉल ने, जिन्होंने ही तिलक तथा आर्य समाज को भारतीय शांति का जनक कहा था, 13 अप्रैल के दिन को ब्रिटिश भारत के इतिहास में काला दिन कहा जाएगा, ये वैलेंटाइन शिरॉल ने कहा था। विंस्टन चर्चिल ने हाउस ऑफ कॉमन्स में, ठीक है, ये हाउस ऑफ कॉमन्स में ये बात कही थी। हाउस ऑफ कॉमन्स में ये बात कही थी कि ऐसी बर्बरता की मिसाल दुनिया में कहीं पर भी मिलना कठिन है। इंपॉर्टेंट है, समझिएगा। मतलब ये इसलिए विशेष रूप से जो है उल्लेखनीय है कि इस जैसा व्यक्ति जो साम्राज्यवादी कट्टरता के लिए बदनाम था, 1946 में ये ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बना था और 1945 में उसकी जो है प्रधानमंत्रित्व काल खत्म हो गया, चुनाव लड़ा, हार गया। अगर 1945 में विंस्टन चर्चिल प्रधानमंत्री बन जाता तो हो सकता था भारत की आज़ादी 2-4 और आगे साल के लिए खिसक जाता। ये इतना बदनाम था, वो किसी भी सूरत हाल में हिंदुस्तान को ब्रिटिश साम्राज्य के चंगुल से मुक्त होने देना नहीं चाहता था।
लेकिन अब आप सोचो कि इतना कट्टर व्यक्ति जो हिंदुस्तान को किसी भी सूरत हाल में आज़ादी नहीं देना चाहता था, उस तक ने जालियांवाला बाग कांड की निंदा की है। तो ये एक रिमार्केबल बात है, ठीक है। और ये हाउस ऑफ कॉमन्स में ब्रिटेन में इन्होंने कहा था, ऐसी बर्बरता की मिसाल दुनिया में कहीं देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। इसके बाद CF एंड्रूज, ठीक है। CF एंड्रूज के बारे में ध्यान रखिएगा, इनको दीन बंधु कहा जाता है, ठीक है। दीन बंधु, देश बंधु, याद रखिएगा चित्तरंजन दास को दीन बंधु ठीक है, और दीन बंधु CF एंड्रूज को कहा जाता है। और इन्होंने जालियांवाला बाग कांड के बारे में कहा, यह जानबूझकर की गई क्रूर हत्या है, ठीक है। जानबूझकर की गई क्रूर हत्या CF एंड्रूज ने कहा था, दीन बंधु कहलाते। ये साउथ अफ्रीका में जब गांधी जी संघर्ष कर रहे थे तो वहां पर भी जाकर इन्होंने उनसे मुलाकात की थी, ठीक है। इसके बाद देखिए रविन्द्रनाथ टैगोर, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको मालूम है कि इन्होंने जो है सर अथवा नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी। रविन्द्रनाथ टैगोर का स्टेटमेंट, अब वह समय आ गया है जब सम्मान के बिल्ले, देखिए ये ध्यान रखिएगा जितने भी फैक्ट्स मैं लिखवा रहा हूँ, है ना, या यहाँ पे जो मैंने लिखा है, जो लिखना चाहते हैं लिख रहे होंगे, जो नहीं चाहते हैं अपना समझिए, ठीक है ना। लेकिन ओवरऑल जो मैंने जितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ना, वो सब मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे उसका डिस्कस भी कर दे रहा हूँ, और इसी के इर्द गिर्द एग्जाम्स में सवाल रहते हैं, ठीक है ना। आप इसको जो है वो देखिएगा, चाहे वो किसी भी लेवल का एग्जाम्स हो, ठीक है ना, वहाँ पर जो है, तो यहाँ पर इसको समझिएगा कि रविन्द्रनाथ टैगोर, अब वह समय आ गया है जब सम्मान के बिल्ले अपमान और दमन के बेतुके संदर्भ में हमारी लज्जा को और भी उजागर करते हैं। सोचिए इन लोगों का साहित्य भी कितना अच्छा था, ठीक है ना, और इनके जो स्टेटमेंट्स है उसी से परिलक्षित हो जाता है कि उनकी साहित्यिक जो पकड़ थी वो कितनी गंभीर और कितनी मतलब ज़बरदस्त थी, ठीक है। अब वह समय आ गया है जब सम्मान के बिल्ले अपमान और दमन के बेतुके संदर्भ में हमारी लज्जा को और भी उजागर करते हैं। अब मैं सभी विशिष्ट प्रतिष्ठा सूचक चिन्हों को त्याग कर अपने उन देशवासियों की कतार में खड़ा होना चाहता हूं जिन्हें अमानवीय तिरस्कार भोगना पड़ा। ये रविन्द्रनाथ टैगोर ने ये बात कही, ठीक है। और रविन्द्रनाथ टैगोर क्या करेंगे, सर अथवा नाइटहुड की उपाधि लौटा दी। अब आप बोलोगे कब मिला था, तो नोबेल पुरस्कार जब वो जीत लिए थे तब फिर भारत की सरकार ने जो है उन्हें सर अथवा नाइटहुड की उपाधि दी थी, ठीक है। और उधर सरोजिनी नायडू ने इसी कांड के विरोध में कैसरे हिंद की उपाधि लौटा दी थी, ठीक है। और वो कैसरे हिंद की उपाधि सरोजिनी नायडू को क्यों मिली थी, तो 1908 ईस्वी में हैदराबाद में जहाँ की वो रहने वाली थी, वहाँ पर एक बाढ़ आया था, भयंकर बाढ़, तो उस दौरान शहरवासियों की सेवा की थी, तो उस सेवा के बदले में उनको जो है कैसरे हिंद की उपाधि मिली थी। तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर अथवा नाइटहुड की उपाधि लौटा दी, सरोजिनी नायडू ने कैसरे हिंद की उपाधि लौटा दी। ध्यान ये रखना है कि गांधी जी कैसरे हिंद की उपाधि उनको मिली, लेकिन यहाँ नहीं लौटाएंगे, वो असहयोग आंदोलन के दौरान लौटाएंगे, जिसके बारे में अलग से हम बात करेंगे, ठीक है। इसके बाद शंकरन नायर, ये वायसराय के काउंसिल की सदस्य थे, काउंसिल के सदस्य थे, उन्होंने वायसराय की काउंसिल की सदस्यता त्याग दी। ये शंकर नायर जो है वो थे, ठीक है। और मोहम्मद अली जिन्ना ने इसे कत्ले आम कहा, ठीक है। जनरल आर डायर की बात देखिए कि इनको क्या हुआ। अब इसके बारे में ब्रिटिश साम्राज्य का नायक, ठीक है, ब्रिटिश साम्राज्य हाउस ऑफ लॉर्ड्स में ब्रिटेन में इसे ब्रिटिश साम्राज्य का नायक कहा गया। 1200 पाउंड व एक तलवार भेंट की थी हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने जनरल आर डायर की। जबकि माइकल लॉर्ड डायर जो पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर था, उसका रिएक्शन क्या है, ये सब आप समझिएगा। ये सब याद रखना क्यों जरूरी है, मैं आपको बता रहा हूं, चाहे प्रीलिम्स दे रहे हो, मेंस दे रहे हो, कॉन्सेप्ट सब कॉन्सेप्चुअल भी है। ये सब चीजें कॉन्सेप्ट को जो है ये सब क्या दिखा रहा है, अब यहाँ पे ये समझना कि ये सब क्या है कि इतना बड़ा कांड हो गया, लेकिन ये उसकी निंदा करने के बजाय आप क्या कर रहे हो, तारीफ कर रहे हो। तो एक प्रकार से भारतीयों के जले पर जो है नमक छिड़कने के समान था। और गांधी जी का धीरे धीरे क्या हो जाएगा, एक तो हो गया रॉलेट अधिनियम, उम्मीद लगा रहे हैं कि अच्छा करेंगे, रॉलेट अधिनियम पारित कर दिया। रॉलेट अधिनियम के से जो है मन नहीं भरा तो आप जालियांवाला बाग जैसे कांड को जन्म दे दिया। जालियांवाला बाग कांड से भी मन नहीं भरा तो उसके बाद आपने वहां पे जो है वो क्या है कि मार्शल लॉ लागू कर दिया। इसके बाद जो है फिर क्या है कि वहां के लोगों को टॉर्चर आपने किया।
टॉर्चर करने के बाद जो है फिर क्या है कि आप जो है जो जनरल आर डायर जो दोषी है आप उसको सजा देने के बजाय आप क्या कर रहे हो, सम्मानित कर रहे हो, ब्रिटिश साम्राज्य का नायक कह रहे हैं, 1200 पाउंड और तलवार दे रहे हैं। और माइकल ओ डायर जो वहां पे उसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर है वो बोल रहा है तुम्हारी कार्रवाइयां ठीक है, गवर्नर इसको स्वीकार करता है। तो ये सारी जो बातें हैं ना ये सब समझिएगा। कांड की जांच हेतु ब्रिटिश सरकार के द्वारा गठित जो कमेटी थी, अब इतना विरोध होने लगा कि ब्रिटिश सरकार को जो है वो क्या है कि इसके जांच हेतु कमेटी का गठन करना पड़ा, ठीक है। और वो कमेटी का गठन किया, ठीक है। कौन सी कमेटी? हंटर कमेटी। यहीं पे ध्यान रखिएगा, मैं आपको बता दूं कि हालांकि यहाँ पर वो डिस्कस करने की कोई बात नहीं है, फिर भी यहाँ पे समझिएगा कि अगर जब भी आपसे कोई सवाल पूछे कि हंटर कमीशन, ये हंटर कमेटी है, और यहीं पे आप नोट कर लीजिएगा अगर नोट कर रहे हो, हंटर कमीशन। हंटर कमीशन की बात आएगी तो ध्यान रखिएगा ये 1882 ईस्वी में गठित हुआ था, और ये प्राथमिक शिक्षा की जांच है। तो हिंदुस्तान में प्राथमिक शिक्षा की, प्राइमरी जो एजुकेशन है उसके स्थिति की जांच हेतु हंटर कमीशन का गठन हुआ। तो हंटर कमीशन जब पूछा जाएगा 1882 में हुआ था जिसका गठन, उसका काम क्या था? प्राथमिक शिक्षा का मूल्यांकन करना। लेकिन जब हंटर कमेटी की बात आएगी 1919 में, तो इसका काम क्या था? इसका काम था जालियांवाला बाग कांड की जांच करना, उस पर रिपोर्ट देना, ठीक है। तो कांड की जांच हेतु ब्रिटिश सरकार के द्वारा गठित जो कमेटी हो जाएगा वो है हंटर कमेटी, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये हंटर कमीशन भी, ठीक है। और इसके 8 सदस्य थे और इसमें 3 भारतीय सदस्य थे, चमनलाल सीतलवाड़ा, सुल्तान अहमद, जगत नारायण, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चमनलाल सीतलवाड़ा हो गया, सुल्तान अहमद, जगत नारायण, ये अपने आप में जो है, ठीक है, ये हो गए। इसके बाद हंटर कमेटी की जो रिपोर्ट थी उस रिपोर्ट में क्या कहा गया? जनरल डायर ने अधिकारों का जरूरत से अधिक प्रयोग किया, लेकिन जो कुछ भी किया पूरी निष्ठा के साथ किया। सेना से त्याग पत्र देने को कहा गया, ठीक है। सेना से त्याग पत्र देने को कह दिया गया, ठीक है। लेकिन साथ में आप क्या कर रहे हो कि आप क्या कह रहे हो कि डायर ने ज्यादा अधिकारों का जरूरत से ज्यादा प्रयोग किया, लेकिन जो कुछ भी किया पूरी निष्ठा के साथ किया। तो ये सब भारतीयों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के समान था, उससे वे जो है उसको और कह सकते हो उभारने के समान था, उसके क्रोध को भड़काने के समान था, ठीक है। और भारतीयों में गांधी जी भी आते थे, ठीक है। अब यहां पे देखिए कि मदन मोहन मालवीय के नेतृत्व में अब जो है ब्रिटिश सरकार ने एक समिति की जांच हेतु जो है इस कमेटी की गठन किया। तो मदन मोहन मालवीय समिति का गठन कांग्रेस ने किया। कांग्रेस ने जो है अपने प्रयासों से एक समिति बनाई और इसके मेंबर्स जो थे, ठीक है, मेंबर्स जो थे मदन मोहन मालवीय हो गए जो इसके अध्यक्ष ही थे, महात्मा गांधी हो गए, मोतीलाल नेहरू हो गए, CR दास यानी चित्तरंजन दास हो गए, अब्बास तैयब जी हो गए, फजलुल हक हो गए, इसके बाद के संथानम हो गए। और ये ध्यान रखिएगा मोतीलाल नेहरू को बाद में हटा दिया गया, बाद में इनके स्थान पर MR जयकर को शामिल किया गया। और इनको इसलिए हटा दिया गया क्योंकि ये जो है अमृतसर कांग्रेस अधिवेशन 1919 के अध्यक्ष चुने गए थे। तो 1919 के जब अध्यक्ष चुन लिया गया तो फिर मोतीलाल नेहरू को जो है उनके स्थान पर MR जयकर की नियुक्ति हुई, ठीक है। और कुल मिलाकर मदन मोहन मालवीय समिति ने इस कांड की जांच की जो रिपोर्ट प्रस्तुत की उसमें इस कांड के लिए सरासर दोषी जनरल R डायर को जो है ठहराया गया था, ठीक है। तो ये है फैक्ट्स, ठीक है। ये सारी बातें हमने आपको जो है जो बातें जो भी फैक्ट्स हमने लिखा है, अगर कहीं आपको लिखना होगा बोलना होगा तब भी इसकी जरूरत पड़ेगी। और अब आप समझिए सहयोग से असहयोग की ओर क्यों गए। तो सहयोग क्या कर रहे थे ये समझ लिया था लास्ट वीडियो में कि सेना प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटिश सरकार का साथ दिया, भारतीयों से आह्वान किया कि ब्रिटिश सेना में शामिल हो जाएं, सेना भर्ती करने वाला सार्जेंट कहलाए, कैसरे हिंद की उपाधि मिली, ठीक है। ये सब सहयोग की बात है। असहयोग में क्या हो गया? जालियांवाला पहले जो है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया तो सारे भारतीय उम्मीद लगा रखे थे कि हम लोगों ने इतना सहयोग किया, हम लोगों ने ब्रिटिश सरकार को इतनी विषम परिस्थितियों में हम सब ने उसका कोई विरोध नहीं किया, कोई प्रतिकार नहीं किया, बल्कि हम सब ने बढ़ चढ़कर सहयोग दिया। सब लोग उम्मीद लगा रहे थे कि भारत के लिए अब तो ब्रिटिश सरकार कुछ ना कुछ तो करेगी, हम लोगों ने इतनी सेवा की है तो जरूर कुछ ना कुछ देगा। सेवा के बदले में मेवा मिलता ही मिलता है, ब्रिटिश सरकार जो है मेवा देगी रहेगी। लेकिन हुआ क्या? सारी उम्मीदों पर जो है वो क्या है कि पानी फेर गया।
क्या कर दिया आपने, आपने सबसे पहले रॉलेट अधिनियम पारित कर दिया और उसके तहत किसी भी भारतीय को गिरफ्तार करने लगे। तो आपको हमने क्या किया विषम परिस्थितियों में, और जब उस विषम परिस्थिति से उबर गए, जब आपकी स्थिति अच्छी हो गई, तो जिसने हेल्प किया आप उसी का दमन करने लगे। तो ये तो बात कहीं से ना कहीं जो है भारतीयों को कचोटेगी। तो भारतीयों को जो है, और गांधी जी का जो मन जो है, जिन्होंने उनका मन इसलिए सबसे ज़्यादा क्योंकि उन्होंने डिसाइड किया था, उन्होंने सेना भर्ती करने वाला सार्जेंट कह दिया गया, सेना में जाने को कहा गया, उसकी वजह से गांधी जी की आलोचना भी की जाती है। तो गांधी जी ने तो इतनी सारी बातें की, उन्होंने ये सब किया, लेकिन क्या हो गया, उनका मन उस ऊपर से आपने क्या किया, रॉलेट सत्याग्रह जब गांधी जी ने चलाया, असहयोग की पहली बात कि जब आपके खिलाफ अखिल भारतीय स्तर का रॉलेट सत्याग्रह गांधी जी ने चलाया, उसके बाद आपने क्या किया, वहां पे जो है सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार कर लिया, और उसके बाद जालियांवाला बाग जैसे कांड को जन्म दे दिया। जालियांवाला बाग कांड को जन्म देने के बाद आप क्या कर रहे हो कि आप आर डायर को सजा नहीं दे रहे हो, आप उसकी तारीफ कर रहे हैं। पूरा ब्रिटिश जो है महकमा पूरा एकदम कुछ जो 4 लोगों को छोड़कर सब लोग उसकी तारीफ कर रहे हैं। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, ये सब जो है वो क्या है कि दिखाता है एक तरफ, मतलब केवल भारतीयों को ही बुरा लगा हो ऐसा नहीं है, कुछ जो है CF एंड्रूज हैं, फिर हमने आपको बताया कि जो है वैलेंटाइन शिरोल हो गए, फिर हमने विंस्टन चर्चिल के बारे में बताया। इन सब ने उस कांड की आलोचना की, भारतीयों ने भी आलोचना की, और आलोचना की उसके बाद आप क्या कर रहे हो कि आलोचना जब होने लगी तो आप हंटर कमेटी बना रहे, और कमेटी की रिपोर्ट भी एक प्रकार से जले पे नमक छिड़कने वाला है। तो ये सब जो स्थिति थी ना, ये गांधी जी के शांतिपूर्ण जो सहयोग की जो उनकी नीति थी, उनका जो एक सहयोगात्मक रवैया था ब्रिटिश सरकार के प्रति, उनका एक भ्रम जो कहते हैं ना टूटने की बात, कि उनका भ्रम जो है वो टूट गया। उनको लगा कि नहीं, अब जो है ब्रिटिश सरकार के खिलाफ जो है हमें कुछ करना होगा। तो उनके शांतिपूर्ण सहयोग की जो नीति थी अंततः असहयोग में तब्दील हुआ, और तब जाकर प्रारंभ होता है असहयोग आंदोलन का। और इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग असहयोग आंदोलन की बात करेंगे, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ कि आपने फैक्ट्स और कॉन्सेप्ट दोनों इस जो मतलब कह सकते हैं इस वीडियो में आपने रॉलेट अधिनियम और जालियांवाला बाग कांड के बारे में जो है समझा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर एक मतलब नए टॉपिक के साथ असहयोग आंदोलन के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।